Welcome students. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. Okay, great. तो जिया वेलकम. मैं ये कहता हूँ कि मैं मतलब आई डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह इज हियर बिफोर यू फॉर योर अकाउंटेंसी क्लास ऑफ क्लास 11th. I will be taking class 11th accountancy as well as class 12th accountancy over here. मैं आप लोगों को 11th और 12th की अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा. पहले आज की क्लास में हम लोग एक इंट्रोडक्टरी क्लास रखते हैं इसकी. पहले आपको इस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यू फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज फॉर योर क्लास 11 12 एज वेल एज फॉर योर एंट्रेंस. आपके एंट्रेंस के लिए 11 12 के लिए आगे फ्यूचर के लिए ये अकाउंटेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है. पहली चीज तो ये हो गई. उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए. और जो लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो दे मे आस्क एनी टाइम. ठीक है, क्लास इज ओपन फॉर यू. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. So Dr. Mohammad Amanullah is here before you, and I did all my schooling as well as college from Aligarh Muslim University. I have done 11th and 12th from Aligarh Muslim University in the field of commerce. उसके बाद मैंने बीकॉम किया एएमयू से, फिर मैंने एमबीए करा इंटरनेशनल बिजनेस में एएमयू में ही, फिर मैंने पीएचडी करी और उसके बाद मैंने एमकॉम को कंप्लीट करा. एमकॉम करा अपना, मतलब पीएचडी के बाद हम कह सकते हैं. ठीक है, और मैं इस सब्जेक्ट को पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, करीब अराउंड हो गए मुझे करीब 8 10 12 साल 13 साल हो गए पढ़ाते हुए सब्जेक्ट को मुझे. ट्यूशंस, फिर कोचिंग, फिर अपनी कोचिंग, फिर किसी और कोचिंग. Currently, I am working as an assistant professor, as a lecturer in a reputed college in Aligarh from the past 4.5 years, you can say. ठीक है, so let's start our class. So accountancy is a name over here written before you. नाम है accountancy. मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे इस क्लास के अंदर जो अकाउंटेंसी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, और कॉमर्स में जब वो जा रहे होंगे और इरादा बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे होंगे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड सम क्वेश्चंस माइंड में उनकी ये चीज चल रही होती है कि यार कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स हमको मिलेंगे. इकोनॉमिक्स से आप लोग अवेयर हो, आप पढ़कर आ रहे हो 9th 10th में. ठीक है, अच्छी चीज है. बिजनेस स्टडीज विल बी न्यू टू यू, अकाउंटेंसी विल टोटली न्यू टू यू, बिल्कुल नया है आपके लिए लेकिन ईजी है. ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि यार अकाउंटेंसी मुश्किल है, अकाउंटेंसी कैसे होगी यार, मैंने तो मेरी तो 60 नंबर आए, मेरे 55 आए, मेरे 70 आए. वो इसलिए आए क्योंकि उन लोगों ने मेहनत नहीं करी सब्जेक्ट की. मैं साफ बात कहता हूं, अगर आपको एक बार ये सब्जेक्ट समझ में आ गया, एक बार इसके बेसिक्स क्लियर हो गए, तो आप 11th की अकाउंट्स और 12th की अकाउंट्स आराम से कर लोगे. 12th में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग 11th की क्लास कर लेते हैं, 11th में 60% ले आते हैं, कौन पूछ रहा है उसके मार्क्स को, 12th को अच्छे से करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 12th को अच्छे से करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज दिस थिंग कीप इन योर माइंड कि 11th के अकाउंट्स क्लियर होना, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो उसके जो बेसिक्स हैं वो स्टार्टिंग से ही क्लियर होंगे. स्टार्टिंग के 4-5 जो यूनिट्स हैं आपके, जो चैप्टर्स हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी है, बट रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी क्या है, आपने सुना होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजीज होती है, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती है. फिजिक्स के कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको कभी कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे. केमिस्ट्री के कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ केमिस्ट्री किताब में या लैब में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. बायोलॉजी में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही अकाउंटेंसी में होता है. अकाउंटेंसी में भी यू विल फाइंड सम न्यू टर्मिनोलॉजी, सम न्यू वर्ड्स which you have to study, which you have to keep in mind जब तक आपको कॉमर्स पढ़नी है. ठीक है, और ये याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है. वंस आप एक बार पढ़ते चले जाओगे तो इट विल बी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो सेव होता रहेगा और आप उसको रिकॉल करते रहोगे. खैर, तो अकाउंटेंसी की कुछ टर्मिनोलॉजीज हम सीखेंगे, कुछ कुछ रूल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ते हैं कि अकाउंट्स, एक चीज हमने सुनी होगी अपनी जिंदगी में, अकाउंट सुना है आप लोगों ने? अकाउंट, अकाउंट सुना है? जिया सुना Yes, है? sir. अकाउंट सुना है? Yes, sir. कभी तुमने अकाउंटिंग सुना है जिया? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड Yes, sir. अकाउंटिंग? ठीक है, तो अकाउंट इज डिफरेंट थिंग, अकाउंटिंग इज डिफरेंट थिंग एंड अकाउंटेंसी इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, इंसान समझता है कि दे आर सेम, दे आर नॉट सेम.
है ना, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे कह सकते हो। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है कि मैं हूं अमान, मेरा एक्सिस बैंक में, मेरा एसबीआई में अकाउंट खुला हुआ है, खाता खुला हुआ है, उसको हम कहेंगे अकाउंट। मेरे नाम पर क्या ट्रांजैक्शन, मेरे नाम पर क्या सौदेबाजी हो रही है, अकाउंट है। ठीक है, पता नहीं दुकानों पर नाम का खाता खुला हुआ है, यार मेरा उधार चलता है, तो भाई तुम्हारा उधार चलता है, वो तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है वहां पर। ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज हो गई ये, एक ऐसी लेमैन, एक ऐसी बात मैंने बता दी जो कॉमर्स का बंदा नहीं भी होगा तो वो कहेगा हाँ ये आप जो कह रहे हैं मेरे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब व्हाट इज अकाउंटिंग? दुकान वाले पर आपका उधार चलता है, वो आपका उधार लिखता है, आप उसको पेमेंट करते हो, उधार काटता है, फिर उधार लिखता है, उधार काटता है। तो वो जिस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व है ना, कि आपके अकाउंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो रही है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, तो वो सारी चीजें खाता बना रहा है आपका। जब वो खाता बना रहा है, वो जो काम कर रहा है, इट्स अ प्रोसेस। वो प्रोसेस जो है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अकाउंटिंग, उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है, अब जिया के नाम का, अमान के नाम का खाता खुल रहा है, भाई 500 रुपए उधार ले गए, 600 रुपए जमा कर गए, 100 रुपए बैलेंस, नॉर्मल सी बात। लेकिन जब हम इसको फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ ये एक तरीके से होता है, इसका एक सिस्टम है ना, जब हम उसको सिस्टम फॉलो करते हैं कि कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे आई वी हैव टू मेंटेन अकाउंट, हमें अकाउंट मेंटेन कैसे करने हैं, आ रही बात समझ में? हमें अकाउंट मेंटेन करने हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना, अकाउंट बनाना, अकाउंटिंग कराना सिखाएगा कौन? अकाउंटेंसी। क्या कौन सिखाएगा? अकाउंटेंसी। बेसिकली अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट which gives you the basic principles, rules, procedures, terminologies, idea, everything through which you can do accounting in your 11th class, 12th class, जहां कहीं भी होगी दुनिया में, दिस सब्जेक्ट, जो इस सब्जेक्ट ने आपको सिखाया होगा, उसी सब्जेक्ट के बेसिस पर ही आप कहीं ना कहीं अकाउंट्स बना रहे हो। इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। आप जिसको सीए करना हो, 12 के बाद चले जाना सीए के पास। जब सीए किसी कंपनी का खाता लेके बैठा होगा, तुमको लगेगा अरे ये बैलेंस शीट तो सर ने पढ़ाई थी मुझे 11th क्लास में, 12th क्लास में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खाता बनना है, ये तो हमने 11th 12th क्लास में पढ़ा था। तो जब तुम सीए करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ मच दिस क्लास एंड दिस 11th अकाउंटेंसी, 12th अकाउंटेंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो अकाउंटेंसी क्या है? सब्जेक्ट है। सो आई एम गोइंग टू टीच व्हाट? अकाउंटेंसी। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? अकाउंटेंसी। तो जब मैं अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग आप लोगों को आ जाएगी। अकाउंट क्या होता है वो भी आप लोगों को आ जाएगा, और अकाउंटिंग होगी कैसे वो भी आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। आई होप यहां तक चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों के। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, अरे क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों हमें पढ़ा रहे हैं, इमेज क्लासेस हमें क्यों पढ़ा रहा है, क्यों दुनिया लगी हुई है अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए? हम तो नहीं पढ़ना चाह रहे अकाउंट, हम तो थ्योरी पढ़ के कर लेंगे। हो जाएगी थ्योरी भी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको कॉमर्स की फील्ड में रहना है, अगर आपको कॉमर्स समझना है, अगर आपको कॉमर्स में आगे बढ़ना है, पीएचडी करनी है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, बीकॉम करना है, कुछ भी करना है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है बिल्कुल भी। जैसे कि आप 11 में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, ये तो आप पढ़ोगे पढ़ोगे, बोर्ड्स तो क्लियर करोगे ही करोगे। ठीक है, अब इसके अगर हम सब्जेक्ट हटा दो सब्जेक्ट हटा दे रहे हैं पूरा, ये सब सब्जेक्ट हटा दे रहे हैं पूरा। अब आप अपनी लाइफ में देखिए कि एक बंदा है, वो बीटेक करे हुआ है, उसकी कंपनी है, उसके पापा कहते हैं आओ बेटा कंपनी चलाओ। अब वो बीटेक करे हुआ बंदा है, कंपनी चलाता है, या वो पढ़ा लिखा नहीं है, कंपनी चलाता है, 12वीं पास है, उसको कॉमर्स की जरूरत नहीं है, पढ़ता, वो कॉमर्स नहीं पढ़ी, उसने कंपनी खोलने को दे दी। अब जब कंपनी खोलने के लिए तो वहां पे कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो होगा ना, हिसाब किताब तो रखा जाता होगा कंपनी के अंदर। तो हिसाब किताब कैसे रखा जाता है वो ये बता, अकाउंटेंसी बता रहा है। अगर हम पढ़ाई से हटकर बात करें तो नॉर्मल लाइफ में भी अकाउंटेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है, हर जगह इंपॉर्टेंस है, आपको करने का तरीका आना चाहिए। खैर, अब हम सब्जेक्ट पर आते हैं। 11th 12th आप लोग कॉमर्स से करोगे ही करोगे। मैं एक चीज और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, 11th के अकाउंट्स 12th में हेल्प करेगी। बिना 11th के अकाउंट्स के 12th में कोई इंसान टॉप नहीं कर सकता। जब तक 11th के बेसिस क्लियर नहीं है, 12th के अकाउंट्स नहीं कर सकते। एटलीस्ट स्टार्टिंग की 2 बुक्स तो कर ही नहीं सकते। कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करोगे, कर लोगे, मगर 80 90 95% मार्क्स अगर चाहिए, कॉमर्स में 100 में से 95 99 98 नंबर चाहिए, तो उसके लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज समहाउ लाइक मैथ्स, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस।
अकाउंटेंसी प्रैक्टिस से आएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने माहिर बनोगे अकाउंट्स के अंदर। और प्रैक्टिस कैसे करोगे? जब फंडे क्लियर होंगे। जैसे ही फंडे क्लियर होंगे माइंड के अंदर, तुम्हारी 2 घंटे की मेहनत 1 घंटे की रह जाएगी, तुम्हारी 1 घंटे की मेहनत आधे घंटे की रह जाएगी। अरे बस तो समझ में। तो उसके लिए 11वीं की अकाउंट्स की बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 12th में हेल्प करेगा। अब बात बढ़ते हैं आगे, 12th से आगे बढ़ते हैं। 12th में आगे बढ़ने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर या जामिया में इंसान अगर ट्राई कर रहा है तो उसके पास 4, 5, 6 ऑप्शन है। कॉमर्स के व्यू पॉइंट से बता रहा हूं। एक है बीकॉम, दूसरा है बीबीए, और भी फर्दर कोर्सेज हैं एमयू के अंदर या जामिया के अंदर। उसके बाद क्या है आपका आता है लास्ट जो टारगेट रहता है, अल्टीमेट गोल जो रहता है, वो रहता है लोगों का एमबीए। सही कह रहा हूं भैया? यही गोल है? यस सर। यही गोल है। अब देखो अकाउंटेंसी का क्या रोल है इन इन टेस्ट में और इन कोर्सेज में। ठीक है, इसको हम देखते हैं जरा, थोड़ा माइन्यूटली देखते हैं। जब हम बीकॉम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट बीकॉम, विजिबल है ना? विजिबल है। जब हम बीकॉम की बात करते हैं तो जिया साहब या कोई भी स्टूडेंट बीकॉम में एंटर कैसे होगा? उसको देना पड़ेगा एंट्रेंस। क्या देना होगा उसको? एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस में आप लोग 11th एंट्रेंस दे रहे होगे या दे चुके होगे। 11th एंट्रेंस में या किसी भी एंट्रेंस में आपका एक सिलेबस होता है। सिलेबस जो है बीकॉम का वो ये कहता है कि इसमें 7 सब्जेक्ट्स आते हैं। कितने आते हैं? 7 सब्जेक्ट। इसकी मैं अलग क्लास लूंगा, अलग बताऊंगा कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने कितने टॉपिक्स आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितनी सीट्स हैं, कैसे एंट्रेंस होता है, क्या रहता है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो आपका अकाउंटेंसी है, जो आई थिंक मेरे हिसाब से 20 मार्क्स कवर करता है 100 में से। तो 11th की अकाउंट्स क्लियर नहीं होगी, 12th की क्लियर नहीं होगी, तो बीकॉम एंट्रेंस में 20-25 मार्क्स तुम्हारे मैटर करेंगे सिलेक्शन, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल हो तो चौड़े नहीं होना है, कर्रे नहीं बनना है। हम तो इंटरनल हमारा हो जाएगा भाई। इंटरनल लड़कों को भी मैंने बीए करते हुए देखा है, बीकॉम में नहीं हो पाया। लड़कियों को करते हुए देखा है, बीकॉम में नहीं हो पाया। व्हाई? जस्ट बिकॉज उनके बेसिक क्लियर नहीं थे। जमाने से पढ़ा रहे हैं हम लोग, हमको पता है कि किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो बीकॉम में आपके एंट्रेंस में आने वाला है, ये 100% आएगा। एंट्रेंस में सिलेबस में है, मोस्टली जगह आपके सिलेबस में है, सीयूईटी के भी सिलेबस में। बीकॉम की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं बीबीए की। जब हम बीबीए की बात करते हैं तो हाँ, ये मैं कहता हूं कि इसके एंट्रेंस में कॉमर्स का कोई भी चीज नहीं आएगी, ना इकोनॉमिक्स आएगी, ना अकाउंटेंसी आएगी, ना बिजनेस स्टडीज आएगी। लेकिन जब इंशाल्लाह आप लोग बीबीए क्वालिफाई कर लोगे तो जो इसके सेमेस्टर्स होंगे, जो इसके 8-6 सेमेस्टर्स आपको मिलेंगे, उन सेमेस्टर में आपको हर सेमेस्टर में अकाउंट मिलेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम पर, कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम पर यू विल डेफिनेटली गेट अकाउंटिंग। और बीकॉम में एंट्रेंस क्रैक करने के बाद तो समझ लीजिए तो कोर अकाउंटेंसी है, इसमें तो आपको हर सेमेस्टर में मिलनी ही मिलनी है बीकॉम के अंदर। मतलब आप ठान के चलोगे यार ये हमें अकाउंटेंसी तो मिलेगी ही मिलेगी एट एनी हाउ। ठीक है। बीकॉम और बीए की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी? एमबीए की। किसकी बात करते हैं? एमबीए की बात। ठीक है। अब साहब लड़के ये कहते हैं कि एमबीए जो है वो क्या नाम है उसका, यार कॉमर्स नहीं कर रहे हैं, 11-12 छोड़ दे, 11-12 करके छोड़ दे, बीए कर लेते हैं, एमबीए करेंगे उसके बाद देखेंगे यार क्या करना है। ठीक है। अब साहब एमबीए में आ गए। अब मैं बिल्कुल लीस्ट मान ले रहा हूँ, लीस्ट कर दे रहा हूँ बिल्कुल। एंट्रेंस किसी का क्रैक नहीं हुआ, कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाया। एक बच्चा ऐसा है जो एंट्रेंस क्रैक नहीं हो रहा है, कोई सा एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाया, उसने कहा प्राइवेट में दाखिला ले ली। प्राइवेट में क्या कर, आप गए फीस जमा करी, आपका दाखिला हो गया। पढ़ना तो पड़ेगा, पास तो हो गए, एग्जाम तो देने पड़ेंगे, वो तो पैसों से नहीं होंगे, वो तो बिना मेहनत के नहीं होंगे, वो तो एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है। जब एमबीए करोगे तो एमबीए में तुम्हें मोस्टली जगह, मैं मोस्टली कह रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही तुम्हें अकाउंट्स मिलेगी। और वो अकाउंट्स कौन सी क्लास की होगी? 11th क्लास की होगी, और कुछ चैप्टर्स 12th क्लास के। बिकॉज आई एम टीचिंग इन एमबीए, मतलब आई टीच एमबीए स्टूडेंट्स, और मैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये अकाउंटेंसी 11th और 12th क्लास की पढ़ाता हूं। एमयू के एमबीए में भी फर्स्ट सेमेस्टर में है यही वाली अकाउंटिंग, एकेटीयू में भी है, तुम्हारे जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में भी है, एमआईटी में भी है, जितनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब जगह है, जामिया में है, हर जगह तुम लोगों को अकाउंट मिलेगी। जब तक कॉमर्स का साथ रहेगा, अकाउंटेंसी का साथ रहेगा ही रहेगा। और जब तक तुम लोग एमबीए के स्टूडेंट रहोगे, मरते दम तक इंसान स्टूडेंट कहलाता है। किसी ने अगर एमबीए कर लिया तो मरते दम तक कहेगा कि मैं एमबीए का स्टूडेंट हूं, मतलब मैंने एमबीए से करा है। दैट मीन्स कि ये तुम्हारे मरते दम तक तुमसे रिलेट करेगा ही करेगा, शादी सी कर ली है इस सब्जेक्ट में तुमसे, ऐसे मान के चलो मोटे तौर पे। ठीक है। और
ये सब्जेक्ट पे कमांड जिसको आ गई वो बहुत जल्दी पैसे कमाने लगेगा, ये बात भी तय है। बीकॉम के बाद बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिनकी अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग अच्छी होती है, उनके इंटरव्यूज होते हैं और छोटे छोटे बच्चे क्रैक करते हैं और अच्छी जॉब्स पाते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, जो एमबीए का बच्चा पाता है अगर उनके सब्जेक्ट क्लियर है तो। खैर, यहां तक हमने पढ़ लिया। कल को आप पीएचडी का एंट्रेंस भी दोगे, पीएचडी में भी जाओगे, तो आपको अकाउंटेंसी का यूज होगा ही होगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है, इन अ नेटशेल 10-15 मिनट की बात हमारी आई थिंक यहाँ पर हुई है, ऑलमोस्ट 15 मिनट की बात हमारी यहाँ पर हुई है जिया, और हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। मैंने बताया है आप लोगों को कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने एक पार्ट अभी छोड़ दिया, मैंने इनफैक्ट नहीं बताया हमने क्या। एक चीज है हमारे पास, सीए। जिया, सीए सोचा है? जिया, सीए यस सोच, सर, यही करना ही है। यू आर, ओके। सीए क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट, यही तो है। यस सर। अब क्या चार्टेड के बाद क्या लगा हुआ है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कहां से निकला? अकाउंटेंसी से। तो जिसको सीए करना है उसको तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जिंदगी में। बेसिक्स अगर क्लियर है तो कोई सी भी चीज मुश्किल नहीं है, सारी चीजें सारा। तो सीए में एंट्रेंस तुम जब दोगे और सीए में आओगे, जब उसके मॉड्यूल्स पढ़ोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ मच अकाउंटेंसी इज इंपॉर्टेंट इन कॉमर्स। अब वैसे ऐसे मान के चलो, अकाउंटेंसी जो है वो कॉमर्स के पिरामिड में सबसे ऊपर है। अगर हम पिरामिड बनाएं, ऐसे बनाए पिरामिड, तो अगर हम यहाँ पर हम अकाउंटेंसी रख सकते हैं। क्यों? हवा बैठा हुआ है लोगों के माइंड, जैसे मैथ्स का हुआ बैठा होता है ना, मैथ्स का हुआ बैठा होता है, ऐसी हवा बैठा होता है अकाउंटेंसी के बच्चों के दिमाग। यार अकाउंटेंसी, यार अकाउंटेंसी, यार अकाउंटेंसी बहुत इजी है, करने वाला होना चाहिए, कराने वाला होना चाहिए। मैंने करी है, तो मेरे जैसा लड़का कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, हाई स्कूल मेरा सेकंड डिवीजन था, ठीक है। मैथ्स में मैं बहुत वीक था, साइंस में बहुत वीक था, लेकिन तब भी मैं पीसीबी डिप्लोमा और कॉमर्स में सेलेक्ट हुआ था, और मैंने कॉमर्स बाई चॉइस की थी, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चलना। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, दे प्रेशराइज यू कि नहीं बेटा पीसीएम में जाना है, पीसी में जाना है। दे आर दी गुड ब्रांचेस, अच्छी ब्रांचेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रांचेस बुरी हैं, बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं, बहुत लोग पैसे कमाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन कॉमर्स एक ऐसी वाइड फील्ड है कि अगर आप कॉमर्स के एक अच्छे और ब्राइट स्टूडेंट हो तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कंट्री से लेकर कंपनी तक कॉमर्स वाला बंदा चलाता है। मानते हो जिया? यस सर। कंट्री से लेकर कंपनी तक कॉमर्स वाला बंदा चलाता है, अकाउंटेंसी का स्टूडेंट नहीं, कॉमर्स वाला बंदा चलाता है। खैर, तो थोड़ा सा मोटिवेशन था आप लोगों के लिए कि अगर आप बाई चॉइस हो, बहुत अच्छी फील्ड है, बस शर्त ये है कि पढ़ना कायदे से है। मैंने हिंदी के स्टूडेंट्स को भी बहुत बड़ा राइज करते हुए देखा है, मैंने फिजिकल एजुकेशन के भी स्टूडेंट्स को बहुत राइज करते हुए देखा है। तो ये फील्ड तो आपको बीकॉम के बाद से ही पैसे कमा के देने लगी, ठीक है। उसको अच्छे से कर लोगे, 5-6 साल की पढ़ाई है, कायदे से कर लोगे, 2 साल का 11-12 है, कायदे से कर लोगे, बीकॉम एंट्रेंस दे जाएगा तुम लोगों को पॉकेट के अंदर रखकर, आराम से दे जाएगा। अगर 11-12 में मेहनत कर लोगे, 11 में मार्क्स अच्छे आएंगे, 12 में मार्क्स अच्छे आएंगे, अल्टीमेटली बीकॉम एंट्रेंस में डेफिनेटली तुम्हें 40-45 नंबर की हेल्प मिलेगी अगर तुम्हारा 11-12 क्लियर है। तो हम जो लेकर चल रहे हैं आपको इमेज क्लासेस में, इमेज क्लासेस ने जो लॉन्च किया है वो इसीलिए लॉन्च किया है कि इमेज क्लासेस की स्ट्रेटेजी सारी कोचिंग की स्ट्रेटेजी से इसलिए डिफरेंट होती है, अलग होती है, क्योंकि हम फर्स्ट डे से ही एंट्रेंस के पीछे जाने की कोशिश करते हैं और उससे आगे रहने की कोशिश करते हैं। यार एंट्रेंस से हम आगे रह सकें, किस्मत से आगे नहीं रह सकता इंसान, बट हाँ कोशिश करके कहीं ना कहीं वो एंट्रेंस के आगे आने की कोशिश करता है। इमेज क्लासेस हमेशा क्लासेस देता है आप लोगों को, एक्स्ट्रा जो है वो टेस्ट कराता है जो कोई नहीं कराता है, इतने टेस्ट इमेज क्लासेस कराता है, क्लासेस कराता है, आपकी संडे में भी आप लोगों को इन्वॉल्व रखता है, इसीलिए रखता है जस्ट टू गिव यू अ ब्राइट फ्यूचर। अगर अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली गेट द ब्राइट फ्यूचर। अब हम आगे देखते हैं, बहुत बात हो गई इस पर, है ना जिया? खैर, अब यस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हम आगे देखते हैं कि अकाउंटेंसी क्या कहता है, ठीक है। अकाउंटेंसी जो आपका कह रहा है वो ये कह रहा है, एक सेकेंड, एक्चुअली दिस पैनल इज न्यू फॉर मी, तो थोड़ा सा मैं यूज टू होऊंगा उसके लिए, ठीक है। एक दो मिनट देना। नाउ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस
which receives data inputs, process the same, and give its output in the form of information, which is useful for decision making. And lastly, I can say that accountancy is also called the language of business. Now, accounting is an information system of financial transactions. अब हमने यहाँ पर बिल्कुल it's a new thing to you. Have you ever heard the word transactions here? कभी ट्रांजैक्शन सुना है? सुना है? Yes, sir. What does it mean? Transaction means सौदेबाजी. क्या कहते हैं हम? सौदेबाजी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ट्रांजैक्शन. मैं अकेला बंदा हूं, मैं दुकान पर गया, मैंने 5 रुपए दिए, पेन ले लिया, ट्रांजैक्शन कर लिया मैंने. मैं हूं अकेला बंदा हूं, गया 1000 रुपए दिए, टी शर्ट ले आया, नॉर्मल बंदा हूं, ट्रांजैक्शन हो गया. मेरे लिए ट्रांजैक्शन हुआ. लिवाइस वाले ने मेरे को टी शर्ट बेची, उसके लिए क्या हुआ जिया? उसके लिए क्या हुआ जिया? अकाउंटिंग सर. उसके लिए ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ. कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? बिजनेस ट्रांजैक्शन. मैं बताता हूं कैसे. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, और डेफिनेटली तुम लोगों को समझ में आएगा. आप लोग जब दुकान पर जाते हो खरीदने सामान, आपको बिल मिलता है. मिलता है जी? बिल मिलता है. यस सर. बिल मिलता है आप लोगों को. उस बिल पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या किसी बंदे के नाम से होती है या कंपनी के नाम से होती है? जैसे लिवाइस के स्टोर पर गए, आपने टी शर्ट खरीदी, तो लिवाइस विल गिव यू द रसीद, लिवाइस विल गिव यू द रिसीट ऑन द नेम ऑफ लिवाइस. लिवाइस जो रसीद देगा वो लिवाइस के नाम पर देगा, लिवाइस के ओनर के नाम पर नहीं देगा. होता है ऐसा? यस सर. होता है ऐसा. तो जब आप कंपनी में होते हो, आपकी अपनी कंपनी होती है, आप एंटरप्रेन्योर होते हो, आप बिजनेसमैन होते हो, या आप किसी की कंपनी के लिए काम कर रहे होते हो, then you have to prepare accounts on the name of the company. Whenever transaction happens, जब कभी भी ट्रांजैक्शन होगा, then you have to record it on the same date. उसी दिन, उसी सेम डेट, उसी दिन, उसी वक्त आपको रिकॉर्ड करना है. दैट इज व्हाट वी कॉल अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो जब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की सौदेबाजी को रिकॉर्ड करते हो एक सिस्टमेटिक वे में, ट्रांजैक्शन का मतलब सौदेबाजी. और बिजनेस के ट्रांजैक्शन, बिजनेस ने कोई सामान खरीदा, बिजनेस ने कोई सामान बेचा, बिजनेस ने एसी खरीदा, आप रिकॉर्ड करोगे. बिजनेस ने एसी बेचा, यू विल रिकॉर्ड. बिजनेस ने सिस्टम खरीदा, यू विल रिकॉर्ड. बिजनेस ने जो है वो जूते बेचे, यू विल रिकॉर्ड. आप रिकॉर्ड करोगे. बिजनेस से जो ट्रांजैक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. और आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो ट्रांजैक्शन करते हो, सामान खरीद लाए, सब्जी खरीद लाए, दाल खरीद लाए, कपड़े खरीद लाए, जूते खरीद लाए, किताबें खरीद लाए, वो नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन है. तो ट्रांजैक्शन समझ में आया? ठीक है. अब ट्रांजैक्शन की एक ब्यूटी और बताता हूं मैं आपको कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन होता क्या है, हाउ ट्रांजैक्शन इज देयर, कैसे वो ट्रांजैक्शन है. मैं हूं, मैंने क्या करा, मेरे पास एक कलम है, मैंने कलम अपने छोटे भाई को दे दिया कि भाई तू यूज कर. ठीक है, वो ले गया, अपना यूज कर रहा है. मेरे पास एक अननोन बंदा आया, उसने कहा भाई कलम चाहिए. मैंने कहा भाई 10 रुपए दो और कलम ले जाओ. तो उसने 10 रुपए दिए और कलम लेकर. दोनों में फर्क क्या है? मेरा भाई अगर मुझसे कलम लेने आया, मैंने उसको ऐसे ही दे दिया, ठीक है. और अगर जो है वो सपोज करो 2 लोग हैं, एक एक्स है, एक मेरा ब्रदर है. एक एक्स है, एक मेरा ब्रदर है. मैंने एक्स को पेन सोल्ड करा, बेचा ऑफ ₹10. मैंने 10 रुपए का पेन बेचा. और ब्रदर को मैंने ऐसे ही दे दिया कि भाई तो ऐसे ही ले जाओ. अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि दैट दिस इन्वॉल्व्स मनी. ये क्या इन्वॉल्व किया हुआ है? मनी. तो जिस भी सौदेबाजी में पैसा इन्वॉल्व होगा, उस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. Which transaction it is? It is a financial transaction. और जब ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए होता है तो हम उसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो आपके समझ में आए. तो कहने का मतलब ये है, किसी की हेल्प करना विदाउट मनी इज नॉट ट्रांजैक्शन, बट व्हेनेवर इन एनी एक्सचेंज मनी इज इन्वॉल्व्ड इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हिच वी हैव टू रिकॉर्ड इट. उसको हमको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. इज इट क्लियर जिया? यस सर. इज इट क्लियर ना?
गुड। तो ट्रांजैक्शन एक बार रिवाइज करते। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? किसी की हेल्प करना, किसी को टी शर्ट दे देना, कपड़ा दे देना विदाउट मनी इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, बट व्हेन यू आर सेलिंग और परचेजिंग एनीथिंग with the exchange of money is what we called transaction, which we have to record it, जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। और उसी रिकॉर्डिंग को करना कैसे, रिकॉर्ड कैसे करना है, क्या सिस्टम, क्या रूल्स, क्या प्रोसीजर फॉलो करने, वो कौन बताएगा हमें? दिस सब्जेक्ट विल टीच अस दैट हाउ वी हैव टू रिकॉर्ड इट। दैट्स व्हाई वी आर टीचिंग दिस सब्जेक्ट। सिंपल, क्लियर? now see here, so which receives, oh sorry, so which receives data inputs. What is data inputs? बताता हूं अभी। Process the same and give its output in the form of information which is useful for decision making. अब इस स्लाइड को मैं आप लोगों को बहुत तरीके से बताने वाला हूं। पहले मैंने बता दिया ट्रांजैक्शन कैसे है, अब इसको समझ लो, 3 से 4 मिनट दो, समझ में आ जाएगा। मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मेरे 2 बंदे हैं जो सामान को बेचते हैं, ठीक है। पूरे दिन भर उन्होंने सामान बेचा, खरीदा, तमाम सौदेबाजी करी, ट्रांजैक्शन करी। उन्होंने मुझे सबकी रसीदें ला कर दी कि सर ये रसीद है, आप इसे रख लीजिए। वो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, वो लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते। रिकॉर्डिंग का काम मेरा है, अकाउंट्स को मुझे मेंटेन करना है। मैं कहीं अकाउंटेंट हूं, मुझे मेंटेन करना है अकाउंट्स। तो जो वो मुझे रसीदें लाकर दे रहे हैं, द डेटा दैट दे आर गिविंग टू मी इज कॉल्ड इनपुट। वो क्या कहलाएगा? इनपुट। सुना है ना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सुना होगा ना ये वर्ड, दैट इनपुट। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आई थिंक, प्रोसेस, आउटपुट। आपको कुछ इनपुट मिलता है, आप उसको प्रोसेस करते हो और आउटपुट निकाल देते हो। सेम चीज है ये, यही चीज है अकाउंटिंग, और कुछ नहीं है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट द डेटा विच यू हैव इन योर हैंड, वो डेटा जो आपके हाथ में है। व्हाट इज प्रोसेस? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद यू विल मेक आउट अ रिजल्ट, आप एक रिजल्ट बनाओगे। तो दैट रिजल्ट इज व्हाट? आउटपुट। ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे। उन बंदों ने आपको डेटा दिया लाकर, विच इज इनपुट। प्रोसेस द सेम, प्रोसेस द सेम मतलब सेल्स हुई है साहब, सेल्स के खाते में जाएगी। परचेज हुआ है साहब, परचेज के खाते में जाएगा। लॉस हुआ है साहब, लॉस के खाते में जाएगा। गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के खाते में जाएगा। खर्चा हुआ है, चाय आई है, स्टेशनरी आई है, खर्चे के खाते में जाएगा। कहीं कोई चीज हमें गेन हो गया, गेन के खाते में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये, डेली जो हमारे पास डेटा आएगा, हम उसको रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, और साल के एंड में जाकर हम उसको, ऐसा होता है कि आजकल सॉफ्टवेयर बन गए, अब हाथ से काम नहीं होता है। आप डेली डेटा फीड करोगे अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में, वो डेली के डेली उसको एनालाइज करता जाएगा और प्रोसेस करता चला जाएगा। और जब तुम लोगों को व्हेनेवर यू वांट रिजल्ट, यू कैन जस्ट क्लिक एंड एंटर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। चाहे वो फाइनेंशियल ईयर का एंड हो, चाहे मंथ का एंड हो, चाहे डे का एंड हो, कोई भी चीज हो, आप जब चाहोगे जब यू विल गेट द रिजल्ट। तो जब मैं उस डेटा को फीड कर रहा हूं एज पर दी नेचर, नेचर के हिसाब से कि एक्सपेंस है या इनकम है, ये तो ऐसे वर्ड हैं जो आप लोगों को पता होंगे जिया कि एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होता है। तो ये वर्ड्स आप लोगों को, मतलब ये वर्ड्स ऐसे मैंने बता दिए, तो ये चीजें आप लोगों को जनरली भी सुनने को मिलती है। तो इट्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है साहब। अब क्या है कि अगर मैं बात करूं, फिर बात करूं, एक कंपनी बनाते हैं छोटी सी, ठीक है, एक कंपनी बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तब तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी है लेवाइस, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं लेवाइस का, ठीक है, बहुत छोटे से एग्जाम्पल आ जाऊंगा, तुम लोग डेफिनेटली तुम लोगों का अकाउंट हो जाएगी। लेवाइस के ओनर का नाम है, लेट सपोज, मिस्टर वाइट। लेवाइस के मालिक का नाम क्या है? मिस्टर वाइट। अब मिस्टर वाइट साहब की तो बहुत बड़ी कंपनी है, घर पे बैठे हुए, एसी चल रहा है बेहतरीन, और उनको मतलब भी है, नौकर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है साहब, सैलरी दे रहे हैं, वो काम भी करना चाहिए एम्प्लॉइज को, ड्यूटी उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है साहब। अब उनके अंडर में एक बंदा, उनके अंडर में एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर रेड। ये मेन बंदा है जो सारी इंफॉर्मेशन मिस्टर व्हाइट को देता है। ये कौन है? ये मेन मैनेजर है, ये मेन मैनेजर है, ठीक है। अब मिस्टर रेड के अंदर में कई सारे लोग हैं, हम ऐसे बना लेते हैं। मिस्टर रेड के अंडर में देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड। एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, और एक है ई। इनके 5 स्टोर हैं। एक लेफ्ट, लेट सपोज इंडिया में है,
एक यूएई में है, एक यूके में है, और एक यूएसए में है, और एक वी कैन से दैट एक जो है वो स्पेन में है। ऐसे हम कह लेते हैं मोटे तौर पे। अब ए बी सी डी ई बहुत सारी चीजें होती है कंपनी के अंदर। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। कंपनी के अंदर कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कहाँ कितना लॉस हुआ, कंपनी कैसे चल रही है, कितने कस्टमर्स हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी चीजें हैं लाइव, वो सब एक अलग चीज है, एक अलग कंटेक्स्ट है। जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते चले जाओगे तब आपको पता चलता चला जाएगा कि ये सब चीजें क्या है। अभी मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि व्हाट इज अकाउंटिंग, हाउ इट इज यूज्ड। अब ए के पास इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स की, भाई कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेज हो रही है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो ये पांचों लोग मिलकर किसकी बात करेंगे? पैसे की बात करेंगे। पहले तो दे विल टॉक अबाउट मनी। पहले तो इंडिविजुअल ए यूनिट पर, बी यूनिट पर, सी यूनिट पर, डी यूनिट पर और ई यूनिट पर अलग अलग पैसे का हिसाब किताब होगा, है ना। ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा, ई का अलग होगा। अब मिस्टर व्हाइट ने मिस्टर रेड से कहा कि यार बता भाई कितना पैसा हमने कमाया इस पूरे साल, ठीक है। तो इनके पास कुछ इनपुट्स थे, इनके पास इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने पैसा कलेक्ट करा था, देखा था कितना क्या है। अब इन्होंने पांचों ने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन किसके पास भेजी? मिस्टर रेड के पास भेजी, ठीक है। अब इनके पास जो इंफॉर्मेशन थी अकाउंट्स की, इन्होंने क्या करा, सारी चीजें मतलब सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, एवरीथिंग दे हैव, सब चीज इनके पास है, सारा डेटा इनके पास है, सारे इनपुट्स इनके पास है। इन्होंने प्रोसेस कर रखा है, बता रखा, प्रोसेस करके निकाल रखा है कि कितनी सेल है, कितनी इनकम है, सब चीजें ए बी सी डी ई के पास हैं, उनके पास जमा है। जब जरूरत होगी वो फौरन देंगे। तो मिस्टर रेड ने मांगा दो, हमें दो, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपना इनपुट लगाया था, उसके बाद उसको उन्होंने प्रोसेस किया था थ्रू अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं किसकी, यहां पर हम बात कर रहे हैं आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट यहां पर कहलाएगा, आउटपुट यहां पर क्या कहलाएगा? आउटपुट यहां पर कहलाएगा इंफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। अब इन सब के पास इंफॉर्मेशन मिस्टर रेड को दी गई। मिस्टर रेड गए सीधे व्हाइट के पास, मालिक के पास, कि साहब 5 कंट्रीज का डेटा ये लेकर आया हूं, यहां पर चल रहा है हमारा हिसाब किताब, खाता हमारा ये चल रहा है, इतने पैसे हमने ए से कमाए हैं, इतने पैसे हमने बी की कंट्री से कमाए हैं, इतने पैसे हमने यूके से कमाए हैं, इतने पैसे हमने यूएस से कमाए हैं, और इतने पैसे हमने स्पेन से कमाए। तो कहने का ये मतलब है, अब यहां पर आप लोग देखें कि हम जो इतनी देर से आधे घंटे से बात कर रहे हैं कि ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, क्या है अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग यही है, कुछ नहीं है। अपने अपने लेवल पर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होना, कितना पैसा किसके पास है, कहाँ आया कहाँ गया, सबका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स, बेसिक रिसीट्स या रसीदें जिसे हम कहते हैं। वो ए ने प्रोसेस करा, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद उन्होंने निकाला, फाइनल रिजल्ट दिया कि साहब ये है। तो ये किसके पास पहुंचा? अल्टीमेटली ये पहुंचा किसके पास? ओनर के पास। तो हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग? हम क्यों कर रहे हैं? हम बेवकूफ नहीं है, हमें उसका पैसा इसलिए मिलता है कि मनी इज अ रिसोर्स। आपने 9th-10th इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि पैसा एक रिसोर्स है, एंड वी हैव टू यूटिलाइज अवर रिसोर्स वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो उसको चेक करने के लिए तो मिस्टर व्हाइट ने जो पैसे लगा रखे हैं, बेवकूफ नहीं है, उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको हिसाब किताब एकदम साफ, एकदम क्लियर चाहिए। तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की जरूरत है। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग उसको निकाल कर देगी कि साहब आप प्रॉफिट में है या लॉस में। तो एंड में क्या होता है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज दैट हाउ मच सेल वाज देयर, कितनी सेल थी, हाउ मच एक्सपेंसेस वर देयर, कितने खर्चे थे, कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, कितना लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली क्या है? ओनर क्या है? बिजनेसमैन ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉफिट। वो चाहता है कि प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट उसको कब मिलेगा? जब उसके सारे रिसोर्स बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे। तो अकाउंटिंग यही है कि छोटे छोटे लेवल पर, या एक कंपनी है, इंडिविजुअल लेवल पर डेटा आया, रसीदें आई, डेली का रिकॉर्ड आया, उन्होंने लिखा, खाता मेंटेन करा, बनाया, लास्ट में रिजल्ट निकाल के दिया कि साहब हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, या हमारी इतनी सेल है, इतनी इनकम है, इतनी एक्सपेंस है, इतना गेन है, इतने परचेज है, सारी चीजें निकाल कर दी। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो अगर हम दोबारा उस पर आते हैं, तो हम दोबारा क्या देखते हैं? द ट्रांजैक्शन व्हिच रिसीव्स डेटा इनपुट्स, process the same and gives its output in the form of information which is useful for decision making. decision making क्या है? decision making अगर हम इसको इरेज कर दें सबको, तो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? अब
क्या है डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग ये है कि जो मिस्टर वाइट हैं उन्हें लगेगा यस आवर प्रॉफिट, हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो कंपनी को चलने देंगे। और लगेगा कि या लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है या कहीं पर कोई जो है वो चोरी कर रहा है पैसों की, वो पकड़ में आएगी, तो देन दे विल टेक डिसीजन। अब मैं बताऊं कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है। डिसीजन मेकिंग बताता हूं क्या होती है। डिसीजन मेकिंग होती है, तुम लोगों को एक वर्ड सुनने को मिलेगा अभी आने वाले अपने कॉमर्स की क्लास में, बिजनेस की क्लास में, एक वर्ड होता है कंट्रोलिंग। जी, कंट्रोलिंग कैसे कहते हैं? सर काबू, मतलब काबू में रखना। काबू में रखना। और कुछ बता सकते हो? नहीं सर। नहीं। देखो, कंट्रोलिंग की जो मैं एग्जाम्पल और मिसाल देता हूं, सबसे अच्छी मिसाल होती है माँ बाप का रवैया बच्चों को लेकर। माँ बाप का रवैया बच्चों को लेकर क्या होता है? कंट्रोलिंग। कैसे? कोई बच्चा है बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो माँ बाप उसे डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उसको ताने नहीं पड़ेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उसकी ख्वाहिशातें पूरी करेंगे, उसकी उसको हमेशा कॉन्फिडेंस देंगे, उसकी तारीफें करेंगे 10 जगह। कंट्रोलिंग कहलाएगा वो भी। कंट्रोलिंग नेगेटिव चीज नहीं है। कंट्रोल करना, काबू में रखना, मारना, पीटना, डांटना, पनिशमेंट करना, नो। कंट्रोलिंग इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों चीजें। कहीं बच्चा लैग कर रहा होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, पिटेगा भी, डांट भी खाएगा, ख्वाहिशातें पूरी नहीं होंगी, तो वो एक अलग पार्ट है कंट्रोल करने का। तो कंट्रोलिंग कैसे कहते हैं? अगर काम अच्छा चल रहा है, गो, जाने देते हैं, गो फॉर इट, कॉन्फिडेंस देते हैं, बूस्ट करते हैं। कहीं लैकिंग आ रही है, फॉरन पनिशमेंट होगा। तो वही चीज है। अगर अकाउंट्स में क्या होगा? गड़बड़ होगी, पकड़ में आएगा, कौन चोरी कर रहा है, पनिश करो। या 2021 50 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 52 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 30 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 20 करोड़ का प्रॉफिट। तो जब 4 साल का डेटा तुम्हारे पास होगा अकाउंट्स का, जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट अल्टीमेटली रिड्यूस होता हुआ आ रहा होगा, देन यू विल मेक बिग चेंजेस। तब आप क्या करोगे? बड़े चेंजेस लोगे। तो दैट बड़े चेंजेस इज व्हाट वी कॉल्ड decision making. So this accounting will end, at the end result we can say that accounting helps largely in decision making. तो डिसीजन मेकिंग पर इंसान कैसे पहुंचता है? जब उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसकी। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मतलब आप लोग रिकॉर्ड लेक्चर्स पहुंच जाएंगे आप लोगों के पास। अब मैं बताता हूं कि ये है क्या। मतलब अब कोई बच्चा बंदा अगर कॉमर्स का नहीं है, वो मालिक है, जरूरी नहीं है कॉमर्स का आदमी ही बहुत अच्छा बिजनेस चला सकता है। नो, engineers, they are running great business in the world. Doctors, great business. Social science students, great business. बिजनेस चलाने के लिए यू हैव टू बी शार्प, आपको शार्प होना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू कीप योर आई ऑन एवरीथिंग, आपको अपनी आंखें, अपनी नजरें हर जगह रखनी पड़ेंगी, हर जगह रखनी पड़ेंगी। तो इंजीनियर है कोई, क्या जिया कोई इंजीनियर जानता है अकाउंट्स कैसे कहते हैं? कभी पढ़ा होगा उसने? यस सर। कभी इंजीनियर ने पढ़ा होगा अकाउंट्स के? अच्छा, इंजीनियर छोड़ो, डॉक्टर ने कभी पढ़ा होगा अकाउंट्स क्या होता है? क्या वो अकाउंटिंग कर लेगा? नहीं सर, नहीं। समझ लेगा? नहीं। इंजीनियर समझ लेगा? नहीं समझेगा। पढ़ के हिंदी कर लेगा? समझेगा नहीं। तो अकाउंटिंग क्या करता है? जब कोई इंसान किसी अकाउंट्स के बंदे को जॉब पे रखता है, तो उसका काम ये होता है कि वो सारे अकाउंट को रिकॉर्ड करे, प्रोसेस करे डेटा, और एक इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे, जो ऐसी लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन हो जो किसी भी फील्ड का बंदा हो तो पढ़कर समझे। अरे बात समझ में? जी हाँ। तो दिस इज हाउ यू समराइज द डेटा। तो क्या है लास्टली? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के कई वर्ड्स हैं, कई सिनोनिम्स हैं। इंफॉर्मेशन है, समरी है, कंक्लूजन है, इंटरप्रिटेशन है। ऐसा इंटरप्रिटेशन, ऐसी समरी जो हर कोई समझ ले, हर पढ़ा लिखा समझ ले, भले वो अकाउंट्स का हो या ना हो। डॉक्टर के पास जाते हो ना आप, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पर्चा बनाया, बड़े से बड़ी बीमारी होती है, पर्चा बनाता है डॉक्टर, तो डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें लिखता है और अपने आपस में बहुत सारी चीजों में बात करता है। लेकिन जब वो पेशेंट से बात करता है तो उसको ऐसी सरल भाषा में बताता है कि उसको सारी चीज समझ में आनी चाहिए। वही चीज, वही चीज। जब एक सिविल का बंदा जब बिल्डिंग बनाता है, तो वो अपने अपने लेबर से टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेगा कि ये इतने फिट पर होना चाहिए, इसकी ऐसी प्लिंथ होनी चाहिए, ये ऐसी लेंथ होनी चाहिए। लेकिन जब वो जिस आदमी के लिए काम कर रहा है उससे बात करेगा, तो वो लेमन डेफिनेशन हो जाएगा, साहब इतने फिट की दीवार बना दी है, इतना मसाला है, ऐसे चुन जाएगी, इतने दिन में तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन उसने मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन में बताया, ऐसी लैंग्वेज में बताया कि मेरे समझ में आया कि हाँ भाई, बंदे की बात डज मेक सेंस वाली बात है। तो वही कॉमर्स वाले बंदे को करना है कि अगर उसका मालिक जो है वो इंजीनियर है या डॉक्टर है,
तो उसको वो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लिखकर अकाउंट्स की लास्ट में, तो उसको समझ में आनी चाहिए. तो दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग रोल इज. या क्लियर हुआ व्हाट इज अकाउंटिंग? यस सर, क्लियर तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन था। बोलो. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ही चीज हुआ ना तब? नहीं, आप, मैं दोबारा बताता हूं. मैंने इसको बताया था, बहुत कायदे से बताया था शायद. मैं दोबारा बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. आपने अपने भाई को पेन सेल करा, पेन सोल्ड करा, सपोज करो पेन सोल्ड ₹100. आपने अपने भाई को पेन बेचा, कितना? 100 रुपए का बेचा. तो वेन एवर किसी सौदेबाजी में जब पैसा इन्वॉल्व होता है, किसी भी सौदेबाजी में जब पैसा इन्वॉल्व होगा, तो वो कहलाएगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फाइनेंस इज व्हाट? मनी. क्लियर? जब पैसा इन्वॉल्व होगा किसी ट्रांजेक्शन में, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा. भाई को उठाकर तुमने ऐसे ही पेन दे दिया, बेचा नहीं, नो ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, नहीं रिकॉर्ड होगा. जहां पैसा इन्वॉल्व हो गया, फाइनेंशियल में. क्लियर? अब यहीं पर ही अगर बिजनेस के लिए, बिजनेस सोल्ड गुड्स, अगर हम ऐसे लिखते हैं, बिजनेस सोल्ड गुड्स और ₹5,000. एक बिजनेस ने ₹5,000 का सामान बेचा. बिजनेस ने बेचा, बिजनेस की कंपनी का नाम लिख लेते हैं हम, स्टार. अगर स्टार लिमिटेड ने ₹5,000 का सामान बेचा, सेल किया, बिजनेस ने बेचा, किसी बंदे ने बेचा? बिजनेस ने बेचा दिया. यस सर। बिजनेस ने बेचा ना. तो जब बिजनेस बेच रहा है, तो उसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन. और कभी भी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा. क्यों? क्योंकि बिजनेस पैसे के लिए काम है. बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो पैसों के से ही होगा, बिना समाज सेवा बिजनेस नहीं करता. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मनी. या बिजनेस समाज सेवा करता है, तो उसको हम एक अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलग तरीका है रिकॉर्डिंग का. लेकिन हम जनरली ये मान के चलते हैं कि जब ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए सौदेबाजी करी जाती है, तो इज व्हाट वी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन. और कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है इज व्हाट वी कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. इज इट क्लियर जिया? यस सर। गुड. अब हम आगे देखते हैं. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज द आर्ट. अब देखो, ये जो तुम्हारी लैंग्वेज आ रही है ना, दिस लैंग्वेज इज टेक्निकल, एंड यही डेफिनेशन अगर तुमसे पूछी जाएगी, देन यू हैव टू राइट इट एज इट इज. ऐसे भी लिख सकते हो, बट रेक्टिफिकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ स्टडिंग अकाउंट्स. अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड एक बार कर लोगे, देन यू कैन इजीली राइट. इफ योर इंग्लिश इज गुड, अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है, तो यू कैन राइट. So what is the literal meaning or the bookish definition of accounting is that accounting is the art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communication the results to the intended या interested persons. इसको एक बार और देख लेते हैं. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कीवर्ड्स हैं. पहला कीवर्ड है रिकॉर्डिंग, दूसरा कीवर्ड है क्लासिफाइंग, तीसरा कीवर्ड है समराइजिंग, चौथा कीवर्ड है एनालाइजिंग, पांचवा है इंटरप्रेटिंग, छठा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सातवां है कम्युनिकेशन, और आठवां है इंटरेस्टेड पर्संस. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट. आर्ट किसे हम कहते हैं? आर्ट कहते हैं कला को. कैसे कहते हैं हम? कला. अभी कला आएगी कैसे? माँ के पेट से कोई अकाउंट सीख के पैदा नहीं होता. कोई भी चीज माँ के पेट से बच्चा सीख के पैदा नहीं होता. बहुत सारी चीजें होती है 99% तो दुनिया में सीखनी पड़ती है यहाँ पर. तो अकाउंटेंसी भी तुम दुनिया में 11वीं क्लास में जब आ गए हो तो आप सीखोगे. तो वो सीखना इज व्हाट? आर्ट, कला. अब हाउ यू आर यूजिंग योर कला, आप कला का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, आर्ट का इस्तेमाल कैसे करते हो अकाउंट्स करने में? तो फर्स्ट थिंग इज दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. ऐ थोड़ी होगा कि पन्ने के सबसे ऊपर कुछ लिख दिया,
उसके नीचे कुछ लिख दिया, नीचे उसके नीचे कुछ लिख दिया, 2 पेज छोड़ के फिर कुछ लिख दिया। यार कॉपी बनाते हो, सिस्टमेटिकली बनाते हो ना, डेट वाइज बनती है कॉपी, चेक कराते हो टीचर से। डेट वाइज जब कॉपी बनाते हो, है ना, डेट वाइज ही सारे काम करते हो, सारे त्योहार डेट वाइज बनाते हो, कैलेंडर डेट वाइज चलते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया डेट वाइज चल रही है, एक ऑर्डर में चल रही है, तब तुम ट्रांजेक्शन को भी तो ऑर्डर में रिकॉर्ड करोगे। तो कहने का ये मतलब है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड कैसे करोगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे, बिग क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल है। हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस वाले एक्सपेंस की जगह पर कैसे जाएंगे भाई, लेके जाओगे ना, तो तरीका होगा ना कि भाई एक्सपेंस कहीं भी एक ऊपर लिखा है एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसके नीचे इनकम रिकॉर्ड कर, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेंस का कॉलम होगा वहां एक्सपेंस जाएगा, इनकम का कॉलम होगा वहां इनकम जाएगा, एसेट्स का कॉलम होगा वहां पर एसेट्स जाएगा, लाइबिलिटीज का कॉलम होगा वहां पर लाइबिलिटीज जाएंगी। तो हाउ इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कैसे करना है, ये तुम्हें कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगा। उसके बाद क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफाइंग चलेगा। क्लासिफाइंग मतलब छाटना। अब छटाई कैसे कहते हैं मैं बताता हूं आपको, हाउ यू आर गोइंग टू कैटेगराइज और क्लासिफाई द थिंग्स। क्लास में बच्चे बैठे, अब मैं तरीका बताता हूं कैसे हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। लड़के अलग लड़कियां अलग बांट सकते हैं, क्या हम बांट सकते हैं जिया, यस सर। बांट सकते हैं। अब उन लड़के लड़कियों में क्या हम बांट सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी 90% से ऊपर है, एक कैटेगरी बन गई। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी 60 से 90 के बीच में, एक कैटेगरी बन गई। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेकंड डिवीजन है, एक कैटेगरी। तो वी आर हैविंग वेरियस रीजंस टू क्लासिफाई द स्टूडेंट्स। हमारे पास कई सारी वजह है या कई सारी ऐसी चीजें जिसके बेसिस पर वी कैन क्लासिफाई और वी कैन कैटेगराइज द स्टूडेंट। सेम गोस फॉर द ट्रांजैक्शंस आल्सो। जब तुमने ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली पूरे दिन का रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद तुम उसको छाटोगे कि इसमें से इनकम कौन सी है, इसमें से एक्सपेंस कौन सा है, इसमें से परचेजेस कौन सी हैं, इसमें से सेल्स कौन सी हैं, सबको क्लासिफाई करोगे, छाटोगे। क्यों छाटोगे, टाइम वेस्ट नहीं है, वो मालिक सैलरी दे रहा है तो उसको जबरदस्ती काम करा रहा है, ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है। तो पहले तुमने एक दिन के सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद तुम क्या करोगे, उन ट्रांजेक्शन की छटाई करोगे, छाटोगे, अलग अलग करोगे। बेसिकली तुम नहीं छाटोगे, मैं तुम्हें एग्जांपल लेके इसलिए दे रहा हूँ। तो एग्जाम सब सॉफ्टवेयर का हो गया है मोस्टली। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जब आप डेली के ट्रांजेक्शंस को सौदेबाजी को रिकॉर्ड करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो क्लासिफाई कर देता है, इनकम की जगह पर इनकम पहुंचा देता है, एक्सपेंस की जगह पर एक्सपेंस पहुंचा देता है। तो फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट देखो डेफिनेशन एज इट इज ऐसी ही लिखनी है, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि स्टेप वाइज चलेगी चीज। द फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग, यू हैव टू रिकॉर्ड, देन यू हैव टू क्लासिफाई, बांटना है, छाटना है, छटनी करनी है, देन समराइज, एनालाइज, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग। एनालाइजिंग बेसिकली पहले होगा, समराइजिंग बाद में होगा। एनालाइजिंग उसके बाद क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज, कितनी इनकम है, कितनी एक्सपेंसेस हैं, कितनी गेन्स है, ये तुम लोगों को एनालाइज करना होगा। एनालाइज कैसे करोगे कि पूरे साल की इनकम कितनी है, पूरे साल के एक्सपेंस कितने हैं, पूरे साल की परचेजेस कितनी है, पूरे साल की सेल्स कितनी है, ये सब तुम लोग एनालाइज करोगे, निकालोगे, डेटा निकालोगे, लिखोगे एक जगह पर। लिखने के बाद तुम समराइज करोगे 2 लाइनों में, 3 लाइनों में। समराइज कैसे कहते हैं, ऐसे थोड़ी लिखोगे कि in the month of January, on the date on 20th of January we have incurred a loss, then 21st of January we have sold our goods which gave us the profit। ऐसे नहीं लिखना है कि 20 तारीख को लॉस हुआ, फिर 21 तारीख को प्रॉफिट हुआ, फिर 22 तारीख को लॉस हुआ, फिर 23 तारीख को प्रॉफिट, ऐसे नहीं लिखना होता है। समराइजिंग का मतलब ये होता है कि पूरे साल का जो फाइनेंशियल ईयर कब चलता है बेटा, फाइनेंशियल ईयर चलता है हमारे इंडिया का 1 अप्रैल से 31 मार्च। जब 31 मार्च में मालिक कहेगा दिखाओ भाई क्या रहा पूरे साल में, तब उसको तुम बैठकर किताब खोलोगे और बताते चले जाओगे कि साहब पूरे साल में इतना प्रॉफिट, साहब पूरे साल में इतना गेन, जनवरी के महीने में इतना लॉस, फरवरी के महीने में इतना प्रॉफिट, मार्च के महीने में इतना लॉस, जून के महीने में इतना गेन, ऐसे बताओगे। तो जब तुम उसको लिख के दोगे पूरे साल का सारांश, कंक्लूजन, नटशेल, 1 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में, तो वो क्या कहलाएगा, समराइजिंग। और इंटरप्रेट करना, बताना। अब नाउ इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बताऊं क्या होता है इंटरप्रिटेशन, क्या होता है। इंटरप्रिटेशन होता है जब डॉक्टर होता है, डॉक्टर पेशेंट देखता है, जब डॉक्टर पेशेंट देखता है तो वो क्या करता है कि मरीज को अलग तरीके से समझाता है, अपने जूनियर्स को अलग तरीके से समझाता है,
अपने सीनियर्स को अलग तरीके से समझाता है और अपने कोलिग्स को अलग तरीके से समझाता है। वही काम है, वही काम है। जैसे कि अच्छा, एक कंपनी, एक बिजनेस से एसोसिएटेड कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। मालिक है, ये आगे स्लाइड में आएगा, मालिक है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, सप्लायर है। एक कंपनी से अब अब तुम लोगों को थोड़ा होराइजन खुलेगा सोचने का। जब मैं पढ़ाता जाऊंगा या इकोनॉमिक्स बिजनेस पढ़ते जाओगे तो होराइजन खुलता चला जाएगा, तुम लोगों का जहन खुलता चला जाएगा। फिर तुम दुकान को, बिजनेस को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक अलग नजरिए से देखोगे, अलग सोच से देखा करोगे। हो सकता है तुम में से कोई ना कोई इस पढ़ाई करने के बाद बिजनेसमैन बनने की सोचेगा, डेफिनेटली सोचेगा। सोचते हैं लोग, करते हैं लोग। तो इंटरप्रिटेशन कैसे कहते हैं? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। तो आपको गवर्नमेंट को इंटरप्रेट दूसरे तरीके से करना होगा, क्योंकि उसको चाहिए टैक्स। तो आपको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट उसको टैक्स के हिसाब से बताओगे, ठीक है। मालिक को एवरीथिंग, मालिक इज नीड, मालिक वांट्स एवरीथिंग, मालिक को, ओनर को सब चाहिए। इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट फॉर देम, मे बी डिफरेंट फॉर देम। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्यों देखना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? देखेगा। क्यों देखेगा? ऐसा तो नहीं है मैं इस कंपनी में काम ही करता चला जा रहा हूँ, कल को मेरी सैलरी मार ले ना दे, लॉस में चल रहा है, मुझे क्या पता लॉस में चल रहा है। जब तक मैं अकाउंट देखूंगा तभी तो पता चलेगा मेरी कंपनी कहाँ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। अब आ जाते हैं एम्प्लॉइज उस पे, कस्टमर पे। Why these financial transactions and the data of financial transaction is important for the customer? मैं बताता हूँ। पेन खरीदने वालों के लिए, रेनॉल्ड्स का पेन खरीदा, मत देखो रेनॉल्ड्स की कंपनी क्या काम कर रही है, कितने मत देखो। तुम देखो जब तुम एसी खरीदो, तुम देखो जब तुम कार खरीदो, तुम देखो जब तुम वॉशिंग मशीन खरीदो। जब भी कभी कोई बड़ा एसेट खरीदो, उसी कंपनी के बारे में जरूर पढ़ो कि उस कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कल कंपनी बंद हो जाएगी तो आफ्टर सेल सर्विस कैसे मिलेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर दी कस्टमर। कस्टमर के लिए दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल डेटा कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उस केसेस में, जिस केसेस में वो कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है जिसमें 4 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 10 साल की गारंटी वारंटी इन्वॉल्व है। दैट इज व्हाई दिस इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर की फॉर्म में, पैसे उधार दे दिए, बैंक ने दे दिए। उधार देने से पहले, पैसे लगाने से पहले देखोगे तो उसकी हैसियत क्या है कंपनी की, लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेटिंग सिंपली जस्ट टेलिंग देम, बताना उसको, रिलीज करो, ऑनलाइन रिलीज करो, बुक रिलीज करो अपनी, मैगजीन रिलीज करो अपनी, ऑनलाइन डेटा दो, गवर्नमेंट के पास फाइल पहुंचाओ, आपके ऊपर है। देयर आर वेरियस वेज थ्रू व्हिच यू कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पर्संस। अब इंटरेस्टेड पर्सन मैंने मुंह जुबानी बता दी है आपको, गवर्नमेंट हो गई। इंटरेस्टेड पर्सन जो जुड़े हुए लोग होते हैं, इंटरेस्ट वो जुड़े हुए लोग होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्टेड पर्संस। और उसको डेटा, फाइनेंशियल डेटा बताना बहुत जरूरी है। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी, दिस डेफिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू। इसको आप लोग बहुत देख लें। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल transactions and communicating the results to the interested persons. Zia, is it clear or not? यस सर, क्लियर। समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ? यस सर। तेज तो नहीं पढ़ा रहा? नहीं सर। नेक्स्ट देखते हैं, या नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा पानी पीने चला गया था। मैं कह रहा हूँ कि अराउंड 55 मिनट्स की क्लास हमारी यहाँ पर हो गई है, और मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंस का और अकाउंट्स का और कॉमर्स का दे दिया कि उसका यूज कहाँ कहाँ पर होना है, कैसे कैसे होना है। बीकॉम इंटरेस्ट में कैसे काम आएगा, बीबीए में कैसे काम आएगा, एमबीए में कैसे काम आएगा, बीकॉम छोड़ भी दोगे, बीए करोगे, उसके बाद एमबीए करोगे, तब कैसे काम आएगा, सीए में कैसे काम आएगा। आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग कि सिलेबस में कैसे रहेगा, क्या रहेगा। और थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट का दे दिया, अकाउंटिंग का दे दिया। यहाँ पर अगर मैं क्लास को अपनी रोकता हूं, और जिया अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क। जिया, सर क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर यू है। विल गेट दी एसएपी सेल्फ असेसमेंट डेली।
आप इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, बट ट्राई टू सॉल्व इट। इंटरनेट से देखो, यूट्यूब देखो, रिवाइज एक लेक्चर मेरा देखो, हो सकता है मैंने वर्ड्स में उसको कहीं ना कहीं बताया हो। ट्राई टू सॉल्व इट, और इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट डे। हम अगले दिन मिलेंगे। जो भी क्वेरीज हो या रिकॉर्ड, जो भी मेरा लेक्चर देख रहा है ऑनलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा, मेरा लेक्चर देखे कायदे से, जो भी उसके प्रॉब्लम्स वो जॉट डाउन करे, लिखे एक जगह पर, और नेक्स्ट क्लास में दे मे आस्क एनी टाइम। थैंक यू, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। सर यस। सर ये अकाउंटिंग के लिए कॉपी कैसी मतलब यूज करनी चाहिए, अरे रजिस्टर तो टाइप या नॉर्मल अभी कॉपी? नॉर्मल कॉपी चलेगी, नॉर्मल कॉपी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी कॉपी में, बस सिर्फ स्केल होना चाहिए लाइन खींचने के लिए। ठीक है, बस यही मुझे कहना था। ठीक है, बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह चीजें बहुत क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है। 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे, उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है, और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है, क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5,000, सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।